गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अब 146.39 करोड़ पहुंच चुकी है अप्रैल में, यूएन की डेमोग्राफिक रिपोर्ट का कहना है। तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होकर 1.9 पहुंच चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफ़ी कम है। ये यूएन की जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है उसमें बताया गया है। लेकिन इस डिक्लाइन के बावजूद भी इंडिया अभी जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लगभग 146.39 करोड़ की पॉपुलेशन है अप्रैल 2025 में। और ये पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट है वो कह रही है कि लगभग 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी ओवर नेक्स्ट 4 डेकेड्स, और उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू होगी। 1960 में इंडियन वीमेन के लगभग एवरेज 6 चिल्ड्रन होते थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक जो है इंडिया जो ड्रामेटिक रिडक्शन दिखा चुका है फर्टिलिटी रेट्स में। यूएनएफपीए ने कहा है कि ये डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है कोर्सिव पॉलिसीज़ की वजह से नहीं बल्कि ऑर्गेनिक ट्रांजिशन से हुआ है। लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन हुई हैं गवर्नमेंट द्वारा। ये डिक्लाइन जो है इंडिया के ओन प्रोजेक्शंस से भी अलाइन हो रहा है, खासकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं लेकिन अभी भी जहां पर अबव एवरेज फर्टिलिटी रेट्स हैं, जैसे बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। रिपोर्ट ये भी रिवील कर रही है कि फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है वो एक लीडिंग फैक्टर है कि लोग जो है वो फ्यूअर चिल्ड्रन जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, अपने प्लानिंग जो है कम बच्चों के साथ कर रहे हैं। लगभग 38% जो इंडियन रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से जो है वो कम जो है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। और 21% ने जो है वो जॉब इनसिक्योरिटी को और अनएम्प्लॉयमेंट को रीज़न बताया। ग्लोबली भी जो है सिमिलर कंसर्न्स जो है वो एविडेंट हैं, और एक ग्रोइंग डिस्कनेक्ट है बिटवीन आइडियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन और द नंबर द कपल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव। ठीक है, फैमिली डायनामिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्टिलिटी डिसीजंस में। लगभग 19% रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि उनके पार्टनर जो है वो कम चिल्ड्रन प्रेफर कर रहे हैं, एंड 15% का ये कहना है कि लैक ऑफ सपोर्ट इन हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनके रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को अफेक्ट करता है। एडिशनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे डिसीजंस को। 14% ऑफ रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के प्रेशर की वजह से भी जो है उन्होंने कम चिल्ड्रन जो है वो दैन दे डिजायर्ड जो है वो किए हैं। 68% इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज ग्रुप में है। कंट्री फिर भी जो है अभी तक सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इंजॉय कर रही है। लेकिन ये विंडो जो है वो इनफाइनाइट नहीं है। जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होगी, जो कि 71 ईयर्स पहुंचेगी फॉर मैन एंड 74 ईयर्स फॉर वुमेन, इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो स्टेडली राइज होनी शुरू हो जाएगी। ये शिफ्ट नेसेसिटेट करता है कि स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट्स हों हेल्थ में, सोशल सिक्योरिटी में और वर्कफोर्स पॉलिसीज़ में। ठीक है, यूएनएफपीए की रिपोर्ट जो है वो एम्फोसाइज कर रही है कि रियल क्राइसिस जो है वो ओवर पॉपुलेशन या फिर अंडर पॉपुलेशन से नहीं, रादर इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर फर्टिलिटी इंटेंशंस की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडिया को अपनी हेल्थ और वेलफेयर पॉलिसीज़ को अपनी डेमोग्राफिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लू नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस की जो है थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट डे पर ब्लू एनडीसी चैलेंज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि ओशन फोकस क्लाइमेट एक्शन स्केल अप किया जा सके। तो ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है फ्रांस और ब्राज़ील का, और इसमें कंट्रीज़ को अर्ज किया जा रहा है कि वो ओशन फोकस क्लाइमेट मेजर्स अपने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में लेकर आएँ अहेड ऑफ COP30। तो इसको ओशन कंजर्वेंसी, ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का ओशन रिजिलियंस एंड क्लाइमेट अलायंस और इवन WWF ब्राज़ील ने भी एंडोर्स किया है। तो NDCs क्या है? नेशनल क्लाइमेट प्लान्स, जो कंट्री के एफर्ट्स को आउटलाइन करता है कि कैसे एमिशंस रिड्यूस किए जाएंगे और क्लाइमेट चेंज को कैसे अडेप्ट किया जाएगा अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निकल। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली स्टडी ने रिवील किया है कि निकल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स यूजिंग हाइड्रोजन प्लाज्मा इंस्टेड ऑफ कार्बन। तो निकल क्या है? एक मेटालिक एलिमेंट जिसका जो कि सिल्वरी वाइट होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है इसकी। फिफ्थ मोस्ट कॉमन एलिमेंट है ये अर्थ का, और ये एक्सटेंसिवली अर्थ के क्रस्ट में और कोर में पाया जाता है। निकल जो है अलॉन्ग विद आयरन एक कॉमन एलिमेंट है मेटेरॉइड्स में भी, और नेचुरली ये आपके सॉइल और वाटर में पाया जाता है, और इवन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए भी।
आउटस्टैंडिंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। अगर हम देखें तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया, क्यूबा, फ़िलीपींस जो है मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर निकल के रिजर्व्स हैं। इसको जो है एज अ अलॉय यूज़ किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए या हीट रेजिस्टिंग स्टील्स बनाने के लिए। कोई तरह की क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में भी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, बैटरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूएन पॉपुलेशन फंड की जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 1 in 3 इंडियन एडल्ट्स जो है वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज फेस कर रहे हैं और 30% जो है वो उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है टू हैव मोर चिल्ड्रन या फिर फ्यू चिल्ड्रन। तो यूएन पॉपुलेशन फंड एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जिसको 1968 में क्रिएट किया गया था ताकि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सके, प्रोग्राम्स हो सके इन द एरिया ऑफ पॉपुलेशन एंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसका मिशन है कि ये ऐसा वर्ल्ड देना चाहता है जहाँ पर हर प्रेगनेंसी वांटेड हो। 1987 में इसको ऑफिशियली रीनेम किया गया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी तरह के प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए। इसको सपोर्ट किया जाता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से। ये फंड करता है असिस्टेंस, रिसर्च और एडवोकेसी प्रोग्राम्स को 3 मेजर एरियाज़ में। पहला तो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं, तीसरा है इश्यूज़ रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ विमेन। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेजिडेंट्स जो हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से डिमांड की है कि उन्हें एक न्यू वेस्ट इंसिनरेटर मिले गंगोत्री नेशनल पार्क के लिए। तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है ऑफ कोर्स, और ये अपर कैचमेंट एरिया ऑफ भागीरथी रिवर के पास में पड़ता है। ये एरिया एनक्लोज्ड है बाय द पार्क और यहाँ पर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है पास में ही, गोविंद नेशनल पार्क भी है। माउंटेन्स जो है इस पार्क में वो पार्ट हैं गंगोत्री ग्रुप ऑफ गढ़वाल हिमालयाज़ का। फेमस गंगोत्री ग्लेशियर भी जो है वो इसी पार्क के बाउंड्रीज़ के अंदर लोकेटेड है। हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स यहाँ पर अगर हम देखें तो वेजिटेशन के कंटेक्स्ट में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं किलाड़ी एक्सकेवेशन फाइंडिंग्स। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि जो किलाड़ी एक्सकेवेशंस की रिपोर्ट हैं वो भी टेक्निकली वेल सपोर्टेड नहीं है, तो इनको अभी भी साइंटिफिक स्टडीज़ की ज़रूरत है। किलाड़ी एक विलेज है शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के पास और ये यहाँ पर एक्सकेवेशंस 2015 में शुरू हुई। शुरुआत में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहे थे एक्सकेवेशन, बाद में तमिलनाडु के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने भी ज्वाइन किया। लगभग 18,000 आर्टिफैक्ट्स जो हैं यहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं। यहाँ पर हीप्स ऑफ पॉटरी मिली हैं और फाइंडिंग्स ये सजेस्ट कर रही है कि किलाड़ी वो एक वेल प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट थी जहाँ पर एविडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी थी जैसे पॉटरी, वीविंग, डाइंग, बीड मेकिंग। आर्टिफैक्ट्स जैसे अगाट और कार्निलियन बीड्स जो है वो इंडिकेट करते हैं ट्रेड नेटवर्क्स। फाइंडिंग्स ने जो है वो संगम एज को तमिलनाडु में पुश कर दिया है टू अराउंड 800 BC, जो कि सजेस्ट करता है एक मच ओल्डर और एडवांस सिविलाइजेशन दैन एनी प्रीवियसली थॉट। तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं किलाड़ी आर्टिफैक्ट्स में जो रिजेंबल करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी। ठीक है, जबकि दोनों के बीच में लगभग 1000 साल का डिफरेंस है। तो संगम एज क्या है? तमिल संगम पीरियड जिसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउथ इंडियन हिस्ट्री का और ये असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स और स्कॉलर्स के नाम से जाना जाता है ये पीरियड, और लगभग 300 BC से 300 CE के बीच का ये पीरियड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शाहेद ड्रोन्स। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर अटैक्स किया है कीव पर और बाकी की यूक्रेनियन सिटीज़ पर 300 ड्रोन्स को डिप्लॉय करके, जिसमें 250 शाहेद ड्रोन्स भी जो है अलॉन्ग साइड मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं। तो शाहेद ड्रोन्स जो है वो ईरानियन मेड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं और लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं जिनको प्राइमरीली डेवलप किया गया है शाहेद एविएशन इंडस्ट्रीज़ द्वारा। तो ये ड्रोन्स डिज़ाइंड है फॉर वन वे अटैक मिशंस। शाहेद के जो है वो ट्रैवल कर सकता है 1000 से लेकर 2500 किलोमीटर की रेंज में एट स्पीड्स ऑफ 185 किलोमीटर पर आवर। ये ड्रोन्स जो है प्री प्रोग्राम्ड है GPS और ग्लोनास कोऑर्डिनेट से, और इनको जो है कई तरह के वॉरहेड से भी इक्विप किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसीलिए अनाउंस किया है
इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क होलाम्बिक आइलैंड में, दिल्ली में। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क होगा, जिसको बिल्ड किया जा रहा है पीपीपी मॉडल में। और ये लगभग 51,000 मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट को जो है वो एनुअली प्रोसेस करेगा। और इसको डेवलप किया गया है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से। और डेडिकेटेड एरियाज़ हैं यहाँ पर डिसमेंटल करने के लिए, रिफर्बिश करने के लिए, कंपोनेंट टेस्टिंग करने के लिए, प्लास्टिक रिकवरी करने के लिए और सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बनाने के लिए। तो लगभग 1,000 ग्रीन जॉब्स भी ये क्रिएट करेगा। लगभग 25% दिल्ली का ई वेस्ट ये मैनेज कर पाएगा। और अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है लैंडफिल्स पर वो रिड्यूस होगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोसन पोया। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका ने रिसेंटली पोसन पोया को सेलिब्रेट किया है। 2000 साल मार्क किए हैं सिंस द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म ऑन द आइलैंड। पोसन पोया एक एनुअल बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो फुल डे मून डे पर मनाया जाता है जून में। और ये इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका इन 3rd सेंचुरी मार्क करता है बाय अराहत महिंदा, जो कि सन थे एम्परर अशोका के। ये इवेंट एक टर्निंग पॉइंट है श्रीलंकन हिस्ट्री की। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है थ्रू आउट श्रीलंका। फेस्टिवल प्रमोट करता है वैल्यूज़ जैसे कि नॉन वायलेंस, काइंडनेस एंड यूनिटी। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India's declining fertility rate. This topic is important for your social issues. So India's population is estimated to have reached 146.39 crore by April 2025. So this has been corroborated by a UN demographic report. So India's fertility rate has declined to 1.9, which has fallen below the replacement level of 2.1 according to the State of World Population Report 2025. And India remains still the most populous country in the world with an estimated population of 146.39 crore as of April 2025. The population is expected to peak around 170 crore over the next 4 decades before beginning to shrink. In 1960, Indian women had an average of 6 children. Since then, a lot has changed. India has achieved a dramatic reduction in fertility rates. So UNFPA is attributing this demographic shift not to any coercive policies like we saw in China, but it is an organic transition in India, which was supported by awareness campaigns and policy interventions. The decline also aligns with India's own projections, such as those published in the National Family Health Survey. Some states are still reporting above average fertility rates like Bihar, Meghalaya, Uttar Pradesh, Jharkhand, and Manipur. The report also reveals that financial strain is a leading factor in decisions to have fewer children. Around 38% of Indian respondents cited economic challenges, while 21% pointed to job insecurity or unemployment. Globally, similar concerns are evident. There is also a growing disconnect between the ideal number of children and the number couples expect to have. Family dynamics also play an important role in fertility decisions. Around 19% of the respondents have said that the partner preferred fewer children, and 15% said lack of support in household responsibilities affected their reproductive choices. 14% of respondents said that the pressure from doctor or health workers led them to have fewer children than they desired. Okay. With 68% of India's population in the working age group, country still enjoys a significant demographic dividend. But this window is not infinite. As life expectancy is increasing, India's elderly population is expected to rise steadily. So this shift necessitates strategic investments in health, social security, and workforce policies. And the UNFPA report has also emphasized that the real crisis is not overpopulation or underpopulation, but rather the inability of individuals to realize their fertility intentions. So India must adapt its health and welfare policies to reflect this demographic reality. Okay. So the next topic is blue nationally determined contributions. This topic is important for your environment section. Recently, on the first day of the 3rd UN Ocean Conference, Blue NDC Challenge Initiative was launched to dramatically scale up ocean-focused climate action. So this Blue Nationally Determined Contributions Challenge is a landmark international initiative launched by France and Brazil. It urges countries to incorporate
ocean-focused climate measures into their nationally determined contributions ahead of the 30th COP. So it is supported by Ocean Conservancy, Ocean and Climate Platform, World Resources Institute through the Ocean Resilience and Climate Alliance, and it has also been endorsed by WWF Brazil. So nationally determined contributions are national climate plans which outline a country's efforts to reduce emissions and adapt to climate change under the Paris Agreement. Okay. So the next topic is nickel. This topic is important for your environment section. Recently, study has revealed that nickel can be extracted from low-grade ores using hydrogen plasma instead of carbon. Nickel is a metallic element with a silvery white, shiny appearance. It is the fifth most common element on Earth and it occurs extensively in the Earth's crust and core. Nickel, along with iron, is also a common element in meteoroids. It occurs naturally in soil and water. It is also an essential nutrient for plants. It has an outstanding physical and chemical properties which make it essential in hundreds of thousands of products. So, nickel. If we look at the distribution of nickel, then Indonesia, Australia, Brazil, Russia, Cuba, and Philippines constitute countries which have major reserves of nickel. It is used in alloying so as to produce stainless and heat resisting steels. Nickel is also an important metal used in several clean energy technologies, especially electric vehicles. It is also used in batteries, including rechargeable nickel cadmium batteries and nickel metal hydride batteries used in hybrid vehicles. Okay. So the next topic is United Nations Population Fund. This topic is important for your social issues. So United Nations Population Fund has released the State of World Population Report and has said that 1 in 3 adult Indians face unintended pregnancies while 30% experience unfulfilled desire for having either more or fewer children. So United Nations Population Fund is an international development agency created in 1968 to support the execution of projects and programs in the area of population and sexual and reproductive health. Its mission is to deliver a world where every pregnancy is wanted. So in 1987, it was officially renamed as the United Nations Population Fund, but the original abbreviation UNFPA was retained. So it is not directly responsible for any collection of primary statistics. It is entirely supported by voluntary contributions. It funds assistance, research, and advocacy programs in three major areas. First is reproductive health, then population problems of developed and developing countries, and issues related to the status of women. So the next topic is Gangotri National Park. This topic is important for your environment section. Residents of Uttarkashi district in Uttarakhand have written to the union government expressing concern over a new waste incinerator in Gangotri National Park within the Bhagirathi eco-sensitive zone. Gangotri National Park is located in Uttarkashi district of Uttarakhand. It sits along the upper catchment of the Bhagirathi river. This area is enclosed by the park and it also borders Kedarnath Wildlife Sanctuary and Govind National Park. The mountains in the park are part of the Gangotri group of the Garhwal Himalayas. The famous Gangotri Glacier is also located in the park boundaries and it is known for being one of the primary sources of Ganga. So it is home to high altitude ecosystems also which are common in the Himalayas. So the next topic is Kiladi excavation findings. This topic is important for your art and culture section. Union Culture Minister has confirmed that report on Kiladi excavations is not yet technically well supported and it requires further scientific studies. So Kiladi is a village in Sivaganga district of Tamil Nadu. Excavations here began in 2015, initially led by Archaeological Survey of India, but later it was also joined by Tamil Nadu State Department of Archaeology. So over 18,000 artifacts have been discovered. This site has yielded heaps of pottery and over 120 potsherds with Tamil Brahmi inscriptions. Findings suggest that Kiladi was a well-planned urban settlement with evidence of industries, and it also indicate trade networks here. The findings have pushed the Sangam age in Tamil Nadu back to around 800 BC, suggesting a much older and advanced civilization than previously thought. Some symbols on Kiladi artifacts also resemble those of the Indus Valley civilization, though a cultural gap of about 1000 years remain. So what is Sangam age? It is often also referred to as Tamil Sangam period, which marks an important chapter in South Indian history. It is named after the assembly of Tamil poets and scholars known as Sangam. It is broadly estimated to have spanned between 300 BC to 300 CE.
So the next topic is Shahed drones. This topic is important for your security section. So Russia has launched one of the largest air attacks of the war on Kyiv and other Ukrainian cities by deploying over 300 drones, including 250 Shahed drones alongside missiles. Shahed drones are Iranian-made UAVs and loitering munitions, primarily developed by the Shahed Aviation Industries. These drones are designed for one-way attack missions. The Shahed can travel between 1,000 to 2,500 km at speeds uh, up to 185 km per hour. These drones use pre-programmed GPS or GLONASS coordinates, making them resistant to electronic warfare and jamming. Shahed drones can be equipped with various warheads also, including high explosive fragmentation, thermobaric, and shrapnel filled munitions, so as to maximize damage to both personnel and equipment. So the next topic is India's first e-waste recycling park. This topic is important for your environment section. So in a major step towards sustainable development and circular economy, Delhi government has announced plans to develop India's first integrated e-waste eco park at Hurambi Kalan in northwest Delhi. This state-of-the-art facility will be India's first integrated e-waste eco park, and it will be built under a PPP model. It is expected to process up to 51,000 metric tons of e-waste annually. This project will be developed by the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation. So it will have dedicated areas for dismantling, refurbishing, component testing, plastic recovery, and a second-hand electronics market. So it will create about 1,000 green jobs. It aims to manage nearly 25% of Delhi's e-waste, setting a national benchmark for smart waste processing and promote sustainable urban infrastructure. It will also reduce the dependency on landfills. Okay. So the next topic is Poson Poya. This topic is important for your art and culture section. Sri Lanka has celebrated Poson Poya, marking over 2,000 years since the arrival of Buddhism on the island. Poson Poya is an annual Buddhist festival celebrated on the full moon of day of the June month, second only in importance to Vesak in Sri Lanka. It marks the introduction of Buddhism to Sri Lanka in the 3rd century BC, when Rahat Mahinda, the son of Emperor Ashoka of India, who preached to King Devanam Piyatissa at Mihentale. This event is considered as a turning point in Sri Lankan history, leading to significant religious, cultural, and social transformations. It is celebrated throughout Sri Lanka, but the main ceremonies are held at Mehentale and Anuradhapur, attracting thousands of pilgrims. The festival also promotes values like non-violence, kindness, and unity. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.